नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम अपने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करने वाले होंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जो कि 255 क्वेश्चन तक हम आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्लास। आपका जब भी लेखपाल का पेपर होगा 21 मई को वैसे शेड्यूल्ड है ये। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार बिल्कुल समय पे ये एग्जाम भी कंडक्ट करा लेगी। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में 122 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट, और आज हम देखने वाले होंगे क्वेश्चन नंबर 123 से। ठीक है, 123 से लेके पूरा 255 तक हम क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, और वो वीडियो आप पूरा लास्ट तक देख के जाया करें, जिससे कि आपको अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिले यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ई आई ए क्या है। ई आई ए प्रक्रिया का, एक सेकंड रुकना दोस्तों। ओके, हाँ, ई आई ए प्रक्रिया का वह कौन सा चरण है। एआई प्रक्रिया का वह कौन सा चरण है जिसने सबसे कठिन तकनीकी सबसे कठिन तकनीकी माना जाता है, जिसे सबसे कठिन तकनीकी माना जाता है EIA प्रक्रिया का। ठीक है, तो ऑप्शन जब तक आप देखिए थोड़ा सा, फिर मैं आंसर देता हूं आपको। आप आंसर एक बार गैस कर लीजिए अपनी साइड से, कौन सा आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन आपके सामने देखो दिया गया है दोस्तों: जांच, बेसलाइन अध्ययन, प्रभावों की भविष्यवाणी, जन सुनवाई। ठीक है, इतने सारे आपके सामने चार, और पांचवा पांचवा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक, तो आपने आप आई थिंक आंसर देख लिया होगा, और आंसर इसका है ऑप्शन नंबर विच वन। तो ऑप्शन नंबर 123 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये है प्रभावों की भविष्यवाणी। ठीक है, EIA प्रक्रिया का वह कौन सा चरण है जिसे सबसे कठिन और तकनीकी माना जाता है, दैट इज प्रभावों की भविष्यवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम NEPA पहले किस देश में पारित किया गया था। तो NEPA सबसे पहले किस देश में पारित किया गया था, जो कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम था। ये दोस्तों, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको USA बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले पारित किया गया था। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन कि भारत में किस वर्ष संशोधन के बाद EIA प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो EIA प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया किस वर्ष के संशोधन के बाद। ठीक है, तो ये 2015 के बाद EIA प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है EIA के अंतर्गत वायु पर्यावरण प्रकटक के तहत कितनी परिधि में वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में, कितने में, 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। चलिए आगे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, 127। 127 नंबर पे है कि भारत में वर्तमान में कितनी श्रेणियों की विकास परियोजना हेतु EIA अनिवार्य है, जिसमें निवेश 50 करोड़ से अधिक है। ठीक, तो भारत में ऐसी कितनी श्रेणियां हैं जहां पर 50 करोड़ से अधिक EIA अनिवार्य है। तो ये आपकी हैं 29 श्रेणियां, इसमें आपको 29 श्रेणियां देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है EIA प्रक्रिया के दौरान समन, जिसको बोलते हैं मिटिगेशन, के बाद कौन सी योजना तैयार की जाती है। ठीक है, तो मिटिगेशन योजना के बाद जो है तैयार की जाती है दोस्तों, ये है पर्यावरण प्रबंधन योजना, EMA। ठीक है, EMP योजना, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष जन सुनवाई, जिसको पब्लिक हियरिंग बोलते हैं, कि प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। तो किस वर्ष जो है पब्लिक सुनवाई को अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। तो ये आपका 1997 में, 1997 के द्वारा पब्लिक हियरिंग को एक अनिवार्य अंग बनाया गया है। नेक्स्ट 130, EIA वह चरण होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि परियोजना को EIA की आवश्यकता है या नहीं। तो ये जो है आपका एक जांच परियोजना होती है, जिसमें EIA वह चरण है, कौन सा चरण है ये, स्क्रीनिंग मतलब जांच का चरण है, जिसमें यह तय किया जाता है कि EIA इन्वायरमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक, तो जांच जांच प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 131 है, नीचे जो आपको वन दिख रहा है ना, ये 131 है दोस्तों। राष्ट्रीय रिचर्ड निक्सन ने किस वर्ष NEPA पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, राष्ट्रपति हैं, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने किस वर्ष NEPA पर हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने 1970 1970 में हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जोखिम आकलन, जिसको रिस्क असेसमेंट के बोलते हैं, के अंतर्गत घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से किन आपदाओं का प्रबंधन शामिल है? ठीक है, तो ये आपका बेरोजगारी और मंदी ये नहीं है, कुपोषण और बीमारी ये भी नहीं है आपका इसमें। ठीक, तो आगे के ऑप्शन देखते हैं, ऊपर लिखे होंगे इसके ऑप्शन, तो यहाँ पर है। ये है ऑप्शन नंबर सी। तो आग और विस्फोट लीकेज ये इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है कि भारत में नदी घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय परीक्षण के साथ EIA की शुरुआत कब हुई थी? तो EIA की शुरुआत दोस्तों 1976 और 1977 में हुई थी। नेक्स्ट है EIA रिपोर्ट के सामाजिक आर्थिक घटक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो EIA के जो सामाजिक और आर्थिक घटक है, इसमें जनांक की आंकड़े और ऐतिहासिक स्थल का अध्ययन किया जाता है। 2015 के संशोधन के अनुसार पर्यावरण मंजूरी EC को, मतलब इन्वायरमेंट जो कमेटी की वो वैधता को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया है? तो 2015 के संशोधन के अनुसार पर्यावरण मंजूरी EC की वैधता को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया है? तो ये 5 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों कर दिया गया है 7 वर्ष। ठीक है, 7 years। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाले दीर्घकालिक जो बदलाव है, इनको दोस्तों कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के जैविक संकेतकों में किसे शामिल किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन के जो जैविक संकेतक है, इसमें वृक्ष के तने की वलय, ठीक है, इसको शामिल किया जाता है। तो देखो, हिमयुगों का परिवर्तन नहीं, ऐतिहासिक बाढ़ के रिकॉर्ड नहीं, कोयला अपसादी निक्षेप नहीं। तो इसमें ट्री का जो रिंग्स होते हैं, ट्री में जो रिंग्स पाई जाती हैं उसकी जो इस तरीके से जो उसकी वो पूरी ब्रांच होती है ना, इतनी मोटी जो शाखा, इसमें जो रिंग्स पाई जाती हैं जिसके द्वारा हम इसकी आयु की गणना करते हैं, ठीक है, एज की, ट्री की। अगर जितनी रिंग होंगी तो उतनी ही इसकी एज निकल आती है उसकी अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वृक्ष के तने के बले की हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट है पुराचुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण प्रसरण जलवायु परिवर्तन के किस श्रेणी के संकेतक हैं? जो पुरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण है, ये जलवायु परिवर्तन के किस श्रेणी के संकेतक हैं? तो ये हैं दोस्तों विवर्तनिकीय, कौन सा? विवर्तनिक संकेतक हैं, विवर्तनिक संकेतक हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान कितना गिर सकता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की उपस्थिति में जो पृथ्वी का औसत तापमान है, ठीक है, अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान है जो -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 140 के वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो वैश्विक तापमान, क्योंकि अब देखो विश्व की बात हो रही है पूरी, तो वैश्विक तापमान में जो कार्बन डाइऑक्साइड की भागीदारी है ये 60% तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। 41, ग्रीन हाउस गैस के मामले में 100 वर्ष के पैमाने पर मिथेन गैस, जिसको CH4 बोलते हैं, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी अधिक शक्तिशाली है? तो मिथेन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड से कितनी अधिक शक्तिशाली है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी 28 गुना शक्तिशाली है। कितने गुना? 28 गुना, 28 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 142। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रसिद्ध है? तो लाफिंग गैस जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O, ये लाफिंग गैस है।
अच्छा, जो हमारा एसिड रेन होती है उसमें SO2 और NO2 ये भाग लेते हैं, ठीक है, किसमें, ये आपके एसिड रेन में, एसिड रेन के लिए ये उत्तरदायी होती हैं दोनों। नेक्स्ट है, किस वर्ष किस गैस की वैश्विक तापन क्षमता CO2 से 23,500 गुना अधिक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से 23,500 गुना अधिक है, जो कि वैश्विक तापमान, ठीक है, किस गैस की वैश्विक तापन, तापन जो है, तो इस ये जो आपका है ये है SF6 जो है, इसका जो वैश्विक तापन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से 23,500 गुना अधिक है, 23,500 गुना अधिक है। देखो NO2 ये तो लाफिंग गैस है, CH4 मीथेन है, H2O वाटर है, तो इनका तो इतना है नहीं है। अगला है, कार्बन काला कार्बन ब्लैक कार्बन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ब्लैक कार्बन के संदर्भ में दोस्तों ये है कि यह ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाला ठोस कण एरोसॉल है। कौन? ब्लैक कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसीसी आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1988 में। आईपीसीसी की स्थापना 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, आईपीसीसी की किस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 के बाद के तापन का मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है? तो ये किस रिपोर्ट में कहा गया है? तो ये आपका पांचवी रिपोर्ट इनकी आई थी, उसमें इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, ब्लू कार्बन कहाँ संचित होता है? 147। तो ब्लू कार्बन दोस्तों ये तटीय परितंत्र, जो हमारे मैंग्रोव और समुद्री घास है, इसमें संचित होता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका दोस्तों 2005 से प्रभावी हुआ था, और ये क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था? 1987 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का कौन सा तंत्र विकसित देशों को विकासशील देशों में निवेश कर कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है? तो ये आपका स्वच्छ विकास तंत्र जो है वो CDM, ये आपको विकसित देशों में निवेश कर कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, जो CO2 उत्सर्जन है, वो कितना है 2023 के अनुसार? तो ऊपर देखते हैं, ऑप्शन इसके मिले होंगे, सबसे ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। तो कितना है ये? 150। तो ये आपका 2.0 मतलब 2 टन है प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। पिछली शताब्दी में भारत की सतह के तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? पिछली शताब्दी में, शताब्दी मतलब 100 वर्ष में, ठीक है। तो भारत की सतह के तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपकी दोस्तों 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत कुल कितने मिशन शामिल हैं? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत कुल कितने मिशन शामिल हैं? तो ये दोस्तों हैं 8 मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन का संशोधन लक्ष्य 2023 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है? तो राष्ट्रीय सौर मिशन का जो लक्ष्य है 2030 तक, ये दोस्तों 280 गीगावाट, 280 गीगावाट जो है, इनको सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है इनका, ठीक है, 280 गीगावाट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है जल उपयोग दक्षता को कितनी प्रतिशत बढ़ाना है? राष्ट्रीय जल मिशन, तो ये जल उपयोगिता को 20% बढ़ाना है। किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको COP बोलते हैं, सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की नींव रखी गई थी? तो ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 हुई थी कानकुना में, वहां पर आपकी ग्रीन क्लाइमेट फंड की नींव रखी गई थी। हानि एवं क्षति, जिसको लॉस एंड डैमेज कहेंगे, दोनों ही है, तंत्र की स्थापना किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP में की गई थी? तो ये आपकी COP19 वार्सा में की गई थी, COP19 वार्सा में। नेक्स्ट, पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से कितने डिग्री नीचे रखना है? तो इसको 2 डिग्री सेल्सियस, इसको आदर्शता 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। दोस्तों, चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइए, और कमेंट करके बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें, क्योंकि
आने वाले लेखपाल के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा हमारा ये वीडियो रिवीजन के तौर पर। ओजोन का सांद्रण कितने डाफ्सन यूनिट डीयू से नीचे गिरने पर उसे ओजोन छिद्र माना जाता है? तो ओजोन का सांद्रण जो है कितने डाफ्सन यूनिट नीचे गिरने पर तो हम मानते हैं कि ओजोन छिद्र हो जाता है। तो ये अगर 220 डॉप्सन यूनिट हो जाता है तो ये ओजोन क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन विघटनकारी पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो CFC बिल्कुल है। कौन है? CFC है। और इसमें हेलॉन्स भी है और मिथाइल ब्रोमाइड भी है, लेकिन HFC है जो ये नहीं है। ठीक है, जो कि विघटनकारी पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 160। अंटार्कटिका, ये क्या, ये रहा कि अंटार्कटिका ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160। थोड़ा सा वहां पर ग्लिच ग्लिच आ गया था कि एक वीडियो हमारा पॉज हो गया था ये। तो अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र की खोज जो है ये दोस्तों 1985 में की गई थी, 1985 में। ठीक है, अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र की खोज 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो किगाली समझौता है का मुख्य लक्ष्य किसके उत्सर्जन को कम करना है? ठीक है, किगाली समझौता में किसके उत्सर्जन के को कम करना है? तो ये आपका HCHFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उत्सर्जन को कम करना है। नेक्स्ट है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? तो जो वन जीव अधिनियम संरक्षण है ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, 19 कब का है? 1972 का है। तो इसमें दोस्तों 6 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड के रेड़ी गांव में पेड़ों की कटाई रोकने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो उत्तराखंड के रेड़ी गांव में आपका चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसको किसने चलाया था? वहां के विजय बहुगुणा, जो इसके मेन जो लीडर थे विजय बहुगुणा जी। ठीक है, विजय बहुगुणा थे कि सुंदरलाल बहुगुणा? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। नेक्स्ट है 164। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का प्रथम जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों ये है आपका नीलगिरी। ये भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 165, 65 165। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा माना जाता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है ये आपका बोर टाइगर रिजर्व है। ठीक, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। पेंच मध्य प्रदेश और भोपाल महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है पेंच। ठीक है, याद रखना पेंच। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन 2005 के अनुसार आपदा का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो 2005 के आपदा प्रबंधन जो हुआ था, डिजास्टर हुआ था, तो उसमें आपदा का मुख्य कारण क्या था? तो ये था प्राकृतिक या मानव निर्मित कारण, दुर्घटना या लापरवाही। ये हो सकता है। 167। आपदा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो आपदा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से आपका समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता में वृद्धि। ये कैसे हो सकती है कि अगर आपदा आ गई तो समुदाय में मुकाबला करने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी? नहीं, ये सब नहीं। मानव जीवन की क्षति भी होगी, संपत्ति का विनाश होगा और पर्यावरण का क्षरण भी होगा। नेक्स्ट है कि आपदाओं के वर्गीकरण में जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक आपदा का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, टेक्टोनिक आपदन का जो उदाहरण है वो है दोस्तों ज्वालामुखी। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। ये है कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूकंप को कैसे प्रभाषित प्रभाषित किया जा सकता है? तो भूकंप को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, आइए देखते हैं। एक बार इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो ऑप्शन में क्लियर हो जाता है। हम्म, ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर, बिना चेतावनी के होने वाली घटना जिसमें भूमि का हिंसक कंपन शामिल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर प्रति वर्ष कितनी दूरी तक खिसक रही है? जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट की ओर प्रति वर्ष कितनी दूरी तक खिसक रही है? तो ये आपकी प्रति वर्ष 50 मिलीमीटर तक खिसक रही है। भूकंप की जोन, जिसको बी जोन बोलते हैं, सर्वाधिक सक्रिय के अंतर्गत भारत का कितना भूभाग आता है? तो इसमें दोस्तों भारत का जो है ये 11% भूभाग आता है, 11% भूभाग आता है। दिल्ली NCR क्षेत्र किस भूकंप की जोन के अंतर्गत आता है? तो दिल्ली NCR जो है दोस्तों जोन 4 के अंतर्गत आता है, दिल्ली NCR। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 173 से। 1967 में कोयना महाराष्ट्र में आया भूकंप किस कारण से हुआ था? ठीक है, तो 1967 में ये किस कारण से हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था आपके जलाशय प्रेरित भूकंप की, ये RIS के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो कोयना नदी पर एक वहां पर बांध भी बनाया गया है, कोयना बांध। क्वेश्चन नंबर 174, आधुनिक भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप जो भुज में आया था गुजरात में, किस तिथि को आया था? तो भूकंप भुज में आया था ना, जो उसकी डायरेक्ट डेट पूछ लिया देखो। अब देखो, सन जिसको याद होगा तो आंसर कर देगा, डेट याद भी ना हो तब भी आंसर चलेगा। तो ये आपका 2001 में आया था, 26 जनवरी 2001 में आया था भूकंप, कहाँ? भुज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई जो है दोस्तों, ये आपकी 11,098 किलोमीटर है। विश्व के कुल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कितना प्रतिशत भारत में आता है? तो ये आपका 10% भारत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में कितने गुना अधिक चक्रवात आते हैं? तो ये आपके अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में 4 गुना अधिक चक्रवात आते हैं। IMD के अनुसार वर्षा की कमी दीर्घकालिक सामान्य से कितना प्रतिशत होने पर सूखा घोषित किया जा सकता है? तो कितना प्रतिशत होने पर सूखा घोषित किया जा सकता है? ये आपका सामान्य से 26%, अगर बारिश कम होती है तो सूखा घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 179, भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा पुरानी सूखे, जिसको क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन समस्त क्षेत्र समस्या से ग्रस्त है? तो भारत का कितना प्रतिशत जो है वो, कितना प्रतिशत हिस्सा पुराने सूखे की समस्या से ग्रस्त है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 33% है, 33% जो कि सूखे की समस्या से ग्रस्त है। भारत का कितना भूमि क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है? तो ये आपका 12.6% क्षेत्र जो है वो भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। जंगल की आग के किस प्रकार में पेड़ों के शीर्ष जलते हैं और आग हवा से तेजी से फैलती है? ठीक है, तो जंगल की आग के किस प्रकार में, मतलब प्रकार पूछ रहा है वो, जो पेड़ों के शीर्ष जो है वो जलते हैं। ठीक, तो ये आपका है क्राउन फायर, इसको बोलते हैं क्राउन फायर। क्राउन फायर में पेड़ों के शीर्ष जलते हैं और आग हवा तेजी से फैलती है, और आग हवा से तेजी से फैलती है। भारत का कितना क्षेत्र बाढ़ प्रबल फ्लड प्रोन है? भारत का कितना क्षेत्र जो है वो बाढ़ से ग्रस्त है? तो ये आपका 40 मिलियन हेक्टेयर जो है वो, 40 मिलियन हेक्टेयर जो है वो भारत का क्षेत्र बाढ़ प्रबल है, फ्लड प्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वर्षा की शुरुआत के कितने घंटों के भीतर होने वाली घटना को आकस्मिक बाढ़ कहते हैं? तो कितने घंटे भीतर ऐसी घटना हो जाए कि उसको आकस्मिक बाढ़, उसको फ्लैश फ्लड कह देते हैं? तो ये आपका अगर 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे के भीतर जो घटना हो रही है तो इसको हम फ्लैश फ्लड कह देते हैं, भारी वर्षा की शुरुआत के। इंडिया क्वेक मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया क्वेक मोबाइल का उद्देश्य जो है वो वास्तविक समय में भूकंप की जानकारी देना। अब जब क्वेक से समझ सकते हैं देखो, ठीक है, क्योंकि क्विक आता है भूकंप जो है वो, क्विकली आता है, बहुत जल्दी आता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, आपदा प्रबंधन चक्र के किस चरण में बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत अपनाया गया है? तो ये पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन में बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत अपनाया गया है। 86, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर जल शक्ति मंत्री? ठीक है, अब लगेगा दोस्तों को कि राष्ट्रीय आपदा मतलब जल से आई है, तो अरे नहीं यार, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है आपका, ये दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, NDMA का अध्यक्ष। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का प्रमुख कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो प्रमुख होता है, ये कौन होता है? तो ये आपका दोस्तों जिले का कलेक्टर होता है, जिसको हम DM बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। राष्ट्रीय आपदा मोचन NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्क फोर्स, ठीक है,
रिलीफ फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स में वर्तमान में कितनी बटालियन हैं? ठीक है, वर्तमान में इसमें कितनी बटालियन है, आइए देखते हैं ऑप्शन को एक बार, फिर आंसर देते हैं उसका। तो इसमें आपकी दोस्तों वर्तमान में बटालियन जो है वो ये है 16, टोटल इसमें 16 बटालियन देखने को आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो एनडीएमपी किस वर्ष जारी की गई थी? तो ये आपकी दोस्तों 2016 में जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 190, प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा में आपदा प्रबंधन में किसकी भागीदारी और नेतृत्व पर बल दिया गया है? तो प्रधानमंत्री की जो 10 सूत्रीय एजेंडा है इसमें दोस्तों आपका महिलाओं की स्थिति पर, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व पर बल दिया गया है। 191, आपातकालीन प्रक्रिया और राहत के लिए गठित जो एनडीआरएफ है निधि का वित्त पोषण किस शुल्क से आता है? तो एनडीआरएफ का जो वित्त पोषण है वो कहाँ से आता है, इसकी बात कर रहा है वो। तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क एनसीसीडी से आता है, इनका भत्ता वगैरह जो है, इनकी सैलरी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 192, तो आपदा मित्र है हमारे, आपदा मित्र योजना के तहत कितने जिलों में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो आपदा मित्र योजना के तहत जो है कितने जिलों में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 192। तो इसमें दोस्तों आपके 30 जिलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी इसमें। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 2013 में जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बहुत लोग मर गए थे उसमें, ध्यान होगा आपको। तो उसकी जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम हिमालय सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहाड़ी चक्रवात और बादल विस्फोट ये सब नहीं, देखो बादल विस्फोट सभी को लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि हिमालय सुनामी। भारत किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का संस्थापक सदस्य है? तो भारत जो है आपका दोस्तों ये आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई का जो है गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 196। तो इसमें टोटल दोस्तों 179 धाराएं शामिल हैं, 79 धाराएं शामिल हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 के अनुसार समन मिटिगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिटिगेशन का जो मुख्य उद्देश्य है आपदा प्रबंधन में 197 में, तो ये है आपका आपदा के जोखिम या प्रभाव को कम करना। क्या है? आपदा के जोखिम या प्रभाव को कम करना उद्देश्य शामिल है। चलिए अभी बहुत जल्दी हमारे 255 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 198। क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आई थिंक अभी हमने एनडीआरएफ, अभी आ गया एनडीएमए। तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है ये हमारे प्रधानमंत्री, और एनडीआरएफ के भी कौन थे? प्रधानमंत्री। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के सह अध्यक्ष कौन होते हैं? अब ये सह अध्यक्ष की बात कर रहा है, अध्यक्ष तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो सह अध्यक्ष इसके होते हैं दोस्तों 199 के, ये होते हैं आपके जिला मजिस्ट्रेट, इसमें भी डीएमई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राहत सामग्री 200 क्वेश्चन 200 नंबर, राष्ट्रीय सामग्री या धन का दुरुपयोग गबन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 कितनी सजा का प्रावधान है इसमें? तो इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 2 वर्ष तक जेल और जुर्माना, ये दोनों देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 201, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार आपदा की मानव निर्मित कारणों में क्या शामिल नहीं होगा? तो 2000 क्वेश्चन नंबर 201, क्या शामिल नहीं होगा? तो इसमें आपका कानून व्यवस्था से संबंधित स्थिति शामिल नहीं होगी। 202, शहरी आपात प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कहाँ किया जाएगा? जो शहर का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसका गठन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये इसका गठन जो है दोस्तों राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में किया जाएगा। 203, आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत भेदभाव का निषेध किया जाएगा? भेदभाव का जो निषेध है किस धारा के तहत निषेध किया जाएगा, मतलब रोका जाएगा? तो इसको दोस्तों धारा 61 के द्वारा भेदभाव का निषेध रोका जाएगा, भेदभाव को निषेध किया जाएगा। 204,
राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो एनईसी का अध्यक्ष जो है दोस्तों आपका गृह सचिव होता है, ठीक है, गृह सचिव, होम सेक्रेटरी। 205, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार जिला योजना डिस्ट्रिक्ट प्लान की समीक्षा कितने समय में होनी चाहिए? तो ये दोस्तों कम से कम 2 साल में एक बार होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन उठाते हैं 205 के आगे। अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे दोस्तों, सिर्फ 50 क्वेश्चन बचे होंगे लास्ट, क्योंकि 255 है टोटल। नेक्स्ट है कि आपदा की गंभीरता के बारे में झूठी अफवाह फैलाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के अनुसार कितनी सजा हो सकती है? ठीक है, तो इसमें आपको दोस्तों जो है वो 1 वर्ष तक जेल या जुर्माना, ऐसी सजा हो सकती है, या तो जेल मिल जाएगी या फिर कोई जुर्माना आपको देना होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स होती है, का नियंत्रण किसके पास होता है? ठीक है, ये किसके पास होता है? तो ये आपका एनडीएमए के पास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208, आपदा के दौरान निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? देखो या तो 1 वर्ष की सजा है या फिर आपको जुर्माना लगा सकता है। तो इसमें जुर्माना की बात कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों जुर्माना जो है हमारा, ये 10,000 रुपए तक का अधिकतम जुर्माना आपको लग सकता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा? अच्छा, अध्यक्ष को मिलाकर कितने हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा? तो जान लेते हैं, अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हो सकते हैं, और अध्यक्ष को मिला के अगर अध्यक्ष को मिलाएंगे तो 9 सदस्य होंगे। 210, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों कैबिनेट सचिव होंगे, ठीक है, एनसीएमसी के अध्यक्ष होंगे आपके कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 71 के अनुसार किन न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के विरुद्ध सुनने का अधिकार है? ठीक है, किसको सुनने का अधिकार है? तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसी धाराएं सुनने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या शामिल है? क्षमता निर्माण में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 212। तो इसमें आपके संसाधनों की पहचान, अर्जन और प्रशिक्षण ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 212, क्षमता निर्माण में कैपेसिटी बिल्डिंग में संसाधनों की पहचान, अर्जन और प्रशिक्षण शामिल है। अगला है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन संस्थान है एनआईडीएम, इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों, ये आपका प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन को बढ़ावा देना, ये इनका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 214, कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एसडीआरएफ का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, तो एसडीआरएफ का नियंत्रण जो है दोस्तों ये आपका राज्य कार्यकारी समिति एसईसी करती है। आपदा के दौरान संसाधनों का अधिग्रहण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के अनुसार कितने आदेश द्वारा किए जा सकते हैं? कितने, किसके आदेश द्वारा किए जा सकते हैं? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वीडियो में अगर जिसने देखा दोस्तों तो उसमें पूरा एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इसमें आपको पूरे डिजास्टर वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 216 है दोस्तों कि आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार राष्ट्रीय योजना को कम से कम कितने वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है? तो जो राष्ट्रीय योजना है इसको कम से कम दोस्तों हर 5 साल में अपडेट करना अनिवार्य है, क्योंकि 5 साल में तो सरकार भी चेंज हो जाती है। 217, किसी सरकारी विभाग द्वारा अपराध किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 55 के अनुसार किसे दोषी माना जाएगा? तो इसमें दोस्तों आपको आपका विभाग जो अध्यक्ष है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दोषी माना जाएगा। 218, आपदा की स्थिति में सामग्री की आपातकालीन खरीद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 के लिए किस प्रक्रिया में छूट दी जा सकती है? तो ये आपका दोस्तों सामान्य टेंडर प्रक्रिया है, तो इसमें आपको छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय जो समिति है एचएलसी की अध्यक्षता कौन करता है? तो उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता दोस्तों ये आपदा प्रबंधन के
प्रभारी मंत्री जो है वो इसकी आपदा प्रबंधन के प्रभारी मंत्री हैं, ये इनकी अध्यक्षता करते हैं, जो HLC उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 220, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो शहरी आपदा प्रबंधन का जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, ये आपका जिला कलेक्टर होता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम DM बोलते हैं। 221, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत यदि निर्देश न मानने से जीवन की हानि होती है तो अधिकतम जेल कितनी हो सकती है? अधिकतम जेल कितनी हो सकती है? 221, तो इसमें आपको अधिकतम दोस्तों 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बचे हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, NDRF जो है आपका, NDMF राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि का नियंत्रण किसके पास होता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपदा जो न्यूनीकरण निधि है, इसका नियंत्रण किसके पास होता है? तो इसका नियंत्रण दोस्तों NDMA के पास होता है। 223, राज्य कार्यकारी समिति SEC का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष जो है दोस्तों, ये आपका राज्य का मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव होता है। 224, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट धारा 70 कहाँ प्रस्तुत करनी होती है? तो ये जो वार्षिक रिपोर्ट है, ये आपकी संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। 225, सद्भावना जो गुड फेथ में किए गए कार्यों के लिए अधिकारियों को किस धारा के तहत कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है? तो अधिकारियों को दोस्तों ये आपकी धारा 73 और 74 के अंतर्गत ये कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है। 226, भूस्खलन मानचित्रण, इसको लैंडस्लाइड मैपिंग के लिए भारत में नोडल एजेंसी बनाई गई है। तो वह नोडल एजेंसी कौन सी है जो कि आपको भारत में लैंडस्लाइड मैपिंग बनाती है, भूस्खलन मानचित्रण बनाती है? तो इसकी नोडल एजेंसी है जो दोस्तों है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 227, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो PESO का मुख्यालय जो है दोस्तों आपका नागपुर में स्थित है। 228, आपदा रोधी सड़कों के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? ठीक है, 228, तो इसका जो है भारतीय सड़क कांग्रेस, जिसको IRC है, इंडियन रोड कांग्रेस, इसका निर्माण करती है। 229, भारत में बाढ़ पुनर्निर्माण पूर्वानुमान की मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी है, जो बाढ़ के बारे में पहले से ही बता देती है? तो ये आपकी जो ये एजेंसी है दोस्तों, ये आपका केंद्रीय जल आयोग, जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन है, ये आपका भारत में बाढ़ पूर्वानुमान की मुख्य नोडल एजेंसी है। 230, ओके। हिमस्खलन एवलांच की नोडल एजेंसी रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो हिमस्खलन का जो कहाँ स्थित है, हुआ देहरादून, रुड़की, चंडीगढ़ या पुणे? तो ये दोस्तों स्थित है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि हिमस्खलन है मतलब बर्फ वाली जगह पर, तो देहरादून या रुड़की हो सकता है, नहीं भैया। यहाँ तो बर्फ पड़ती भी नहीं है इतनी, मतलब यहाँ तो है ही नहीं ऐसी कोई बर्फ खास, बस ठंडक है सिर्फ उसका। तो चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है, हिमस्खलन का। 231 नंबर का क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जिसको एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना है दोस्तों, ये आपकी 1983 में की गई थी। कब? 1983 में। और 1954 देखो एक सन दिया गया है, तो 1954 में दोस्तों ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जैसे अवार्ड शुरू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 232, सुनामी अर्ली वार्निंग के लिए भारत की नोडल एजेंसी कौन सी है? कौन सी सुनामी अर्ली वार्निंग, ठीक है, कि ये नोडल एजेंसी जो है दोस्तों, ये है आपकी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, INCOIS। सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की समय सीमा जो है जो दोस्तों 2015 से 2030 तक की सीमा है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल किसकी वैश्विक पहल है? तो अर्ली वार्निंग्स देखो ऊपर ये था, अर्ली वार्निंग्स ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है। ये अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो किसकी वैश्विक पहल है, ये 234 में पूछ रहा है आपसे। तो ये आपकी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की पहल है।
नेक्स्ट है, मलबे में दबे लोगों की खोजने वाली अंतरराष्ट्रीय टीमों के लिए मानक कौन सा तय करता है? मानक कौन तय करता है? तो जो लोग मलबे वगैरह में दब जाते हैं तो उनकी अंतरराष्ट्रीय टीम बनाई जाती है, तो ये टीम बनाने का कार्य जो है वो कौन करता है? तो ये दोस्तों आपका अंतरराष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह जो है वो ये कार्य करती है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, CDRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। 236 का आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, किस आपदा की नोडल एजेंसी है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है दोस्तों ये आपकी वनाग्नि फॉरेस्ट फायर की नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 239, आपदा प्रबंधन के में नई तकनीक जैसे AI और ड्रोन के उपयोग हेतु कौन सी संस्था कार्य करती है? तो इसमें आपकी दोस्तों TIFAC, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल जो है ये काम करती है। बाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान जो है दोस्तों ये आपका देहरादून में स्थित है, बाडिया हिमालयन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को अपना वर्तमान नाम किस वर्ष मिला? तो भारतीय चिकित्सा जो आपका अनुसंधान परिषद है इसको अपना वर्तमान नाम जो है दोस्तों, एक सेकंड, हाँ, अरे ये क्या है? इसको अपना जो वर्तमान नाम है ये मिला है दोस्तों 1949 में। ये 1949 में इसको वर्तमान नाम अपना मिला। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC का मुख्य कार्य क्या है? तो NCDC का मुख्य कार्य है दोस्तों संक्रामक रोगों और महामारियों का प्रबंधन करना, ये NCDC का मुख्य कार्य है। 242, तेल रिफाइनरी आपदाओं में तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली संस्था IIP कहाँ स्थित है? तो तेल रिफाइनरी आपदाओं में तकनीकी सहायता करने वाली संस्था जो है IIP ये स्थित है दोस्तों आपकी रुड़की में। ठीक है, रुड़की कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में है रुड़की। नेक्स्ट है कि बिल्ड बैक बेटर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल्ड बैक बेटर की नीति का मुख्य उद्देश्य जो है वो पुनर्निर्माण के दौरान पहले से सुरक्षित ढांचा तैयार करना। अब देखो, बिल्ड बैक दोबारा से कर रहे हैं तो पुनर्निर्माण मतलब फिर से कर रहे हैं इसका निर्माण। ठीक है, केवल जहां जैसे शब्द आ जाए ना तो ये तो एक एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमेशा नेग्लेक्ट करिए आप तो। नेक्स्ट 244 है कि INSARG मतलब इंसर्क नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या है? तो इंसर्क नेटवर्क का जो दोस्तों मुख्य कार्य है ये है अंतरराष्ट्रीय खोज और बचाव टीमों का समन्वय करना। 245, रासायनिक रिसाव के समय विषाक्तता की जांच करने वाली संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछ रहे हैं 245 में। तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 246, स्पेस स्पेस चार्टर समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्पेस चार्टर समझौता का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपदा राहत हेतु मुख्य उपग्रह डेटा उपलब्ध कराना। 247, तटीय समुदायों को सुनामी के प्रति जागरूक करने वाली सुनामी रेडी कार्यक्रम किसका है? तो सुनामी रेडी कार्यक्रम जो है दोस्तों ये आपका यूनेस्को IOC अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग का। राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा प्राधिकरण NDSA की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बाघ जो सुरक्षा प्राधिकरण है, बाघ सुरक्षा प्राधिकरण, ये ध्यान रखना बाघ है ये बांध नहीं है। ठीक है, हाँ, बांध है क्या? बांध ही है यार, बाघ नहीं है। ओके, 248 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये 2022 में शुरू की गई थी। बांध है, डैम की बात कर रहा है, डैम नेशनल डैम स्पेशल एक्ट होगा या फिर फुल नेम आप जरा देख लेना दोस्त। 249, भूकंपीय जोनिंग और निर्माण कोड का निर्धारण कौन करता है? तो भूकंपीय जोनिंग और निर्माण कोड का निर्धारण जो है दोस्तों ये आपका BIS भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, भारतीय इंडियन ऐसे ये भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो करती है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ये है ISB। 250, नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सिविल डिफेंस की स्थापना है दोस्तों ये आपकी 1968 में की गई थी, सिविल डिफेंस की स्थापना।
अगला है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएससी का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो एनआरएससी का स्वरूप जो है ये आपका 2008 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन, विकासशील देशों को विकासशील देशों को आंसर शीट दी गई नीचे। विकासशील देशों को आपदा पुनर्प्राप्ति हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला मंच है, ये कौन सा है? तो ये आपका GRDRR, वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह है। चलिए लास्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन यही है, लास्ट फिनिश, और हमारा ये इन्वायरमेंट और डिजास्टर जो मैनेजमेंट है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चक्रवात, भारी वर्षा और भूकंप की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो चक्रवात, भारी वर्षा और भूकंप की जो नोडल एजेंसी है वो IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 254, औद्योगिक आपदाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने वाली संस्था नीरी का कहाँ स्थित है? तो नीरी का जो हेडक्वार्टर है, नीरी कहाँ स्थित है? ये आपके नागपुर में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना नीरी। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को वित्तीय मुआवजा देने के लिए कौन सा कोष है? ठीक है, किसको? गरीब देशों को। तो ये इसके लिए आपका दोस्तों बनाया गया है, ये है आपका लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं 255 क्वेश्चन। आई होप आपको एंजॉय आया होगा, मजा आया होगा। 255 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए हैं तो वेरी गुड, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लेना वीडियो को, जैसे कि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना आए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करके जाना। थैंक यू।